नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि या मिश्रण से उसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक करने वाली विधियों के बारे में हम वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें पहली विधि अपनी रहेगी क्रिस्टलीकरण, दूसरी विधि आसवन, तीसरी विधि प्रभाजी आसवन, चौथी विधि उद्पातन, पांचवी अपकेंद्रण, छठी विधि है वो निस्यंदन, सातवीं पृथक्कारी की और 8 विधियों की वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। प्रत्येक विधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी प्रोसेस क्या और सबसे इम्पोर्टेंट उसका उपयोग कहाँ किया जाता। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधियों में पहली विधि कौन सी ले रहे हैं? क्रिस्टलीकरण विधि। तो फर्स्ट विधि आपकी क्रिस्टलीकरण विधि। क्या लिखा है? क्रिस्टलीकरण विधि। अब समझना, इस विधि के अंदर, इस विधि में अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। सबसे पहले माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किसको? अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में कीप की सहायता से उसको छानकर जो विलयन प्राप्त होता है उसे कम ताप पर धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने पर शुद्ध धातु के हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो मेथड जो मैंने बता दिया उसको लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मेन बिंदु है जो आपकी माइंड में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, जो अशुद्ध ठोस मिश्रण है आपके पास उसे उचित विलायक में मिलाएंगे, मिलाकर उसके विलयन, जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे और गर्म करने के पश्चात उस विलयन को हम छान लेंगे। उस विलयन को छानकर जो विलयन प्राप्त होता है, छानकर जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसे कम ताप पर धीरे धीरे क्या करते हैं? धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिससे शुद्ध धातु के हमें क्या प्राप्त होते हैं? क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सी, कोई विशेष बनी। अब इसके उपयोग की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। सबसे पहले माइंड में एक बात हो, जैसे क्रिस्टलीकरण विधि की सहायता से समुद्री जल से नमक का शुद्धिकरण, पहला पॉइंट। दूसरा, अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण या अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट का पृथक्करण, और चाशनी से चीनी को अलग करना या मिश्री बनाना। ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपकी क्रिस्टलीकरण विधि के एग्जाम्पल है। तो इसको हम यहाँ पर अलग से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कि समुद्री जल से क्या बात करें? समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना। ये एग्जाम्पल आपको विशेषकर याद करने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 तो याद करना है कि समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना या अशुद्ध नमूने से, क्या लिख रहे हैं? अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करना। आप सभी जानते हो कि फिटकरी, जिसको आप पोटाश एलम कहते हैं, जिसका उपयोग पानी को शुद्धिकरण और कट जाने पर उस रक्त के स्कंदन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। आगे सेम कंडीशन में यहाँ लिख सकते हैं कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट
प्राप्त करना। और भी लिखना चाहिए, चाशनी से, चाशनी जानती हो, तो कहते चाशनी से शक्कर को पृथक करना या अलग करना। चाशनी से शक्कर को पृथक करना। और एक विशेष मिश्री बनाना। मिश्री बनाने के लिए भी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता। तो बिल्कुल ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी बात। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी, क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि का मतलब इससे अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताई रखी है, नॉर्मल प्रोसेस अपने को पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में विशेष ये याद होना कि समुद्री जल से नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में, या अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट को अलग करने में, चाशनी से शक्कर को अलग करने में, और मिश्री बनाने में। मैंने आपको फिटकरी का फॉर्मूला पूछा था, जो आपको कमेंट्स में बताने के लिए कहा था, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फिटकरी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे कि K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस चॉइस H2। किसका फॉर्मूला है? फिटकरी, जिसको आप क्या बोलते हो, पोटास एलम। कुछ चीज़ें ऐसे बीच बीच में आती है, तो बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए और साथ में याद भी कर लेना चाहिए। तो क्रिस्टलीकरण विधि के बाद दूसरी विधि हम लेते हैं आसवन। देखो आसवन में क्या होता है कि दो घुलनशील द्रव्यों को अलग किया जाता है। आसवन विधि की सहायता से जो दो घुलनशील द्रव्य है उसको अलग किया जाता है। इसके पहले पद में वाष्पीकरण होता है और दूसरे पद में संघनन होता है। आसुत जल इसी विधि के द्वारा आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या एसीटोन प्लस जल का मिश्रण हो तो वहाँ से एसीटोन को इसी विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। तो नंबर 2 दूसरी विधि क्या लिखी है मैंने, आसवन। जो इसी से रिलेटेड एक शब्द और आपने सुना होगा, परभाजी आसवन। परभाजी आसवन। दोनों विधियों का प्रयोग कब करते हैं? जब दो द्रव्य घुलनशील हो। दो द्रव्य जब घुलनशील हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आसन विधि की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए मैंने आपको बात क्लियर कर दी। इन दोनों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो द्रव्य क्या हो, घुलनशील हो, तो उनको पृथक करने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। विशेष बात है कि जब दोनों द्रव्यों की क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होगा तब तो परभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर वो अंतर 25 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक से ज़्यादा हो तब आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह लिख सकते हैं कि जब दो द्रव्यों के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तब कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको ये बात करनी कि पहले उसका वाष्पीकरण किया जाता है और बाद में, मतलब फर्स्ट स्टेप में यहाँ वाष्पीकरण होगा और दूसरा स्टेप में इस विधि के अंदर संघनन की क्रिया होती है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे आसुत जल प्राप्त करना, आसुत जल प्राप्त करने के लिए हम इस आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसी के अलावा एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि एसीटोन डाई मैथिल कीटोन। एसीटोन का नाम क्या होता है? डाई मैथिल कीटोन। एसीटोन प्लस जल को पृथक करने में, एसीटोन प्लस जल को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पहले वो द्रव्य अलग होगा जिसका क्वथनांक कम होगा और अधिक क्वथनांक वाला द्रव्य बाद में पृथक होता है। तो पहले विशेष बात रखनी है कि पहले कम क्वथनांक वाला द्रव्य पृथक होता है और बाद में अधिक क्वथनांक वाला
द्रव पृथक होता है। और एसीटोन और जल की बात करें तो एसीटोन का क्वथनांक कम होता है और जल का क्वथनांक अधिक होता है। इन दोनों की तुलना पर इसकी तुलना में जल का अधिक होता है। छोटी छोटी बातें जो मैंने बता दी आसवन विधि। अब प्रभाजी आसवन विधि की बात करें, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में कितने का अंतर हो, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, तब प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जब दो द्रव्यों के क्वथनांक, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, तो कौन सी विधि हम काम में लेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है ये, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है अपने कंपटीशन एग्जाम में, कि जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, तब किसका प्रयोग करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का। इसके दो एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादों का पृथक्करण, जैसे पेट्रोल एक अलग है, पेट्रोलियम के अंदर आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब आता है। तो पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का पृथक्करण कौन सी विधि से होता है, प्रभाजी आसवन से होता है। और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन की गैस होती है, तो इनको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो याद होना चाहिए कि पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण में, पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण में, और वायु से उसके विभिन्न घटकों के पृथक्करण में, विभिन्न घटकों के पृथक्करण में। तो ये बातें हमने पढ़ ली, दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आसवन और प्रभाजी आसवन। पहली बात, दोनों विधियों का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो द्रव घुलनशील हो। ये लाइन लिख दूं, दोनों का प्रयोग कब होगा, जब दो द्रव क्या हो, घुलनशील हो, तब ये कंडीशन लागू होगी दोनों के लिए। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब दोनों द्रव घुलनशील होंगे तब आसवन और प्रभाजी आसवन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अघुलनशील हो तो कीपकारी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो हम आगे बढ़ेंगे तो आसन विधि में जो अंतर होता है क्वथनांक का वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसमें दोनों में सेम है कि वाष्पीकरण और फिर संघनन की प्रोसेस होगी। पहले कम क्वथनांक वाला द्रव अलग होता है, बाद में अधिक वाला होता है। जैसे आंसू जल इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। और एसीटोन और जल को पृथक करने के लिए भी हम आसन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसन विधि में दोनों के मध्य का अंतर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और ये लाइन दो एडजेक्टिव्स अपने माइंड में फिट बिठा लेना, एग्जाम तक क्वेश्चन आपको लगभग यहाँ से मिल जाता है। पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण में और वायु से उसके घटकों को पृथक करने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं। अब देखो इसके बाद नंबर 4 पर अगर हम लें तो वहाँ पर आपका आ जाएगा उद्दपातन। नंबर 4 पर हम क्या बोल रहे हैं? उद्दपातन, सब्लिमेशन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से आप एक बात समझने की कोशिश करना कि उद्दपातन को समझा रहे हैं। ये विधि उन यौगिकों के लिए प्रयोग में ली जाती है जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि ये विधि उन ठोसों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें गरम करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो
जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द है कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं उनको उद्पातज पदार्थ कहते हैं। समझना शब्द को कि ठोस से जो पदार्थ सीधे किस में परिवर्तित हो, गैस में, ये प्रोसेस है वो तो आपकी कहलाती है उद्पातन, उद्पातन या सब्लिमेशन। लेकिन जो ठोस होगा, जो पदार्थ होगा, उसे उद्पातज कहते हैं, उद्पातज कहते हैं। आप एग्जाम्पल जानते होंगे, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे अच्छा और फेमस एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं। क्या लिख रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। इसके बाद देखो, आपने बहुत से एग्जाम्पल नाम सुने होंगे, जैसे कपूर, बिल्कुल याद होना चाहिए, आयोडीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, और एक ये भी पढ़ने को मिल जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये सब के सब क्या होते हैं? उद्पातज पदार्थ होते हैं, और इनको पृथक करने के लिए हम उद्पातन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नौसादर तथा नमक के मिश्रण को, नौसादर व नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करोगे? तो सीधी बात है कि इनमें से अपने को एक चीज़ देखनी होती है कि इनमें कौन सा पदार्थ उद्पातज है। तो यहाँ पर अपना नौसादर। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट विधि नंबर जो 4 पे थी आपकी, वो उद्पातन विधि है। इसमें सीधी सी बात है कि ठोस सीधे किस में परिवर्तित होता है? गैस में। इसके एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद होने चाहिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NH4Cl, नौसादर, नंबर 2 कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन और बेंजोइक अम्ल। इन सब का उपयोग उद्पातन विधि के द्वारा इनको अलग करने में किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूज। स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब देखो, इन विधियों में ज़्यादा मैंने विशेष किया कि जो इनके उपयोग है और इन किनको अलग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पर हम बात करें अपकेंद्रण विधि। देखो, ये विधि सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी द्रव को हम तेज गति से घुमाएंगे तो जो भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण है वो ऊपर तैरते रहेंगे। इसी के आधार पर अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है कि भारी कण होंगे वो पेंदे में नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण होंगे वो सतह पर तैरते रहेंगे। इस विधि का जो उपयोग है, जो दूध से क्रीम को अलग करने में, दूध से क्रीम को अलग करने में, या छाछ से घी अलग करने में, एक ही बात है, दूध से क्रीम को अलग करने में। दूसरा, रक्त और मूत्र की जांच में इसी का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन जो आप कहते हो, वो इसी सिद्धांत पे आधारित है। तो ये बिंदु अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब तेज़ी से घुमाया जाता है, तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, बाकी बातें आपको याद हो जाएगा कि जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण पेंदे में बैठ जाते, तो भारी कण पेंदे में बैठ जाते हैं तथा हल्के कण सतह पर तैरते हैं। कि जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण पेंदे में बैठ जाते हैं और हल्के कण सतह पर तैरते रहते हैं। इसके उपयोग आप बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना कि हम बात कर रहे हैं दूध से क्रीम को अलग करना।
क्या लिखा है, दूध से क्रीम को अलग करना, प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में, प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में, प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच में, और तीसरा याद कर लेना, कपड़े धोने की मशीन में, कपड़े धोने की मशीन में। तो ये विशेष वह है, और काफ़ी बार एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपकंदन विधि के जो 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे, इनमें से किसी न किसी के बारे में जरूर पूछा गया कि इसको हम कैसे अलग करते हैं। तो दूध से क्रीम को अलग करने में अपकंदन विधि, प्रयोगशाला से रक्त व मूत्र की जांच में अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है, और कपड़े धोने की मशीन में भी अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है कि किसी द्रव के अंदर ठोस घुला होता है लेकिन वो अघुलनशील होता है, जैसे रेतीले जल से, रेतीला जल है मतलब पानी के अंदर अगर मिट्टी घुली है तो उसको अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का हम प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में कोई इतनी विशेष बात नहीं है। एक शब्द में लिखा देता हूँ, नंबर 6 निस्यंदन विधि। इस विधि में क्या होता है कि सीधी सी बात है कि एक कीप होगा, उसके ऊपर कोई फिल्टर पेपर लगा के उसको छान लेते हैं, तो निस्यंदन विधि। और विशेष बात है रेतीले जल से जल को अलग करने में, रेतीले जल से जल को अलग करने में, रेतीले जल से जल को अलग करने के लिए विशेष बात याद करनी, कौन सी विधि हम काम में लेंगे, निस्यंदन विधि काम में लेते हैं। इसके बाद जो अगली विधि आती है वो आती है आपकी पथक्कारी कीप। पथक्कारी कीप स्क्रीनशॉट हुए। अब जो 2 और शेष बची है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, और जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग एज इट इज़ मैंने लाइन टू लाइन आपको करवा दिया, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद अच्छा हो गई। 7वां अपना पॉइंट आता है पथक्कारी कीप। क्या लिखा हमने कि पथक्कारी कीप विधि। इस विधि में क्या होता है, ये विधि उन पर लागू होती है जो 2 द्रव अघुलनशील होते हैं। 2 द्रव्य ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते नहीं, उनको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है, जैसे तेल और जल का अघुलनशील मिश्रण। तो इन दोनों द्रवों में क्या होता है कि इनके घनत्व में अंतर होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसका घनत्व हल्का कम होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो पथक्कारी कीप के लिए बिल्कुल याद करनी है कि अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने में, या इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अघुलनशील द्रवों को अलग करने में, कि पथक्कारी कीप के द्वारा अघुलनशील द्रवों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि द्रव के घनत्व के आधार पर इनकी परतें होती है, द्रव के घनत्व के आधार पर इनकी परतें होती है। अधिक घनत्व वाला द्रव नीचे तथा कम घनत्व वाला द्रव ऊपर होता है। अधिक घनत्व वाला द्रव नीचे की तरफ रहेगा और कम घनत्व वाला द्रव है वो ऊपर की तरफ रहता है। और विशेष अगर इसके एग्जाम्पल को समझें तो देखो, एक तो सीधी सी बात है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा, लोहे के धातु क्रम में लोहा व धातुमल को अलग करने में किसका प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो फिर से रिपीट करें, क्या लिखा था नंबर 7 पे,
पृथककारी कीप, क्या लिखा है, पृथककारी कीप। सीधी सी बात है, पृथककारी कीप का प्रयोग कौन से ध्रुव के लिए किया जाएगा, जो अघुलनशील ध्रुवों को, जो दो ध्रुव जो आपस में घुलते नहीं उनको अगर वो मिले तो उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक इस प्रकार का आपका कीप होता है जिसमें यहाँ डांट लगी होती है, जब ध्रुव को डालोगे तो उसकी अलग अलग परतें बन जाती है। तो सीधी बात है, इसमें ध्रुव के घनत्व के आधार पर, ध्रुव के घनत्व के आधार पर उनकी परतें होती है। अधिक ध्रुव के घनत्व के आधार पर यह आधारित है। अधिक घनत्व वाला ध्रुव नीचे की तरफ और कम घनत्व वाला ध्रुव होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये एग्जाम्पल याद कर लेना तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए। और सबसे विशेष ये लोहे के धातु क्रम में लोहा और धातुमल को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपकी जो लास्ट विधि है वर्ण लेखन विधि, ये जिसको आप बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना होता है जिसका होता है रंग। ये उन तत्वों की अधिशोषण क्षमता पर आधारित है कि तत्वों की अधिशोषण क्षमता के आधार पर इस विधि में उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे डाई से रंगों को पृथक करने में, कलर से जो पिगमेंट्स होते, पिगमेंट में जो वर्णक होते हैं उनको अलग करने में इसके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करते हैं। और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आठवीं जो लास्ट विधि की हम बात करते हैं, वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, जो क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्रोमा शब्द से लिया गया। और क्रोमा शब्द का मतलब होता है रंग, कि क्रोमेटोग्राफी में जो ग्रीक भाषा के क्रोमा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रंग। कि अब आधारित किया कि यह विधि मिश्रण में उपस्थित तत्वों की भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता पर आधारित है। यह विधि मिश्रण में उपस्थित तत्वों की, यह विधि मिश्रण में उपस्थित तत्वों की भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता पर आधारित है। यह विधि मिश्रण में उपस्थित तत्वों की भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता पर आधारित है। एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि डाई से रंगों को पृथक करने में, क्या लिखा है कि डाई से रंगों को पृथक करने में। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को दूर करने में। और बात करें तो इसके लिए रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने के लिए वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो एक ये तो विधियाँ तो होगी। अब यह एक वाष्पन की बात है, आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो स्याही काले नीले रंग की स्याही से रंग को अलग करना है तो उसके लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। या जल से नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि, वाष्पीकरण विधि। तो एक बार ये लिख देता हूँ 2 लाइनें उसके लिए भी, वाष्पीकरण विधि। अब ये तो आप सीधी जानते हो कि वाष्पीकरण विधि में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। तो इसके लिए अपने को ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग हम क्या करेंगे, नमक के पानी से नमक को अलग करने में। दूसरा, काले या नीले रंग की स्याही से, क्या लिखा है, काले या नीले रंग की स्याही से रंग के
पृथक्करण में, ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में दिया हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद एक आप शब्द की बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा प्रतिलोम प्राशन। क्या लिखा है मैंने? ये शब्द आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, प्रतिलोम प्रासरण, जिसके द्वारा समुद्र के खारे जल को शुद्धिकरण में काम में लेता है। प्रतिलोम प्रासरण जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस और शॉर्ट में क्या हो जाएगा RO। आपके घरों में जो RO लगा होता है उसी के लिए शब्द होता है प्रतिलोम प्राशन, जिसका उपयोग नॉर्मली जो उपयोग सुनने में आता है समुद्री जल के खारेपन को दूर करने में। विशेषकर याद कर लेना कि समुद्री जल के खारेपन को दूर करने में, समुद्री जल के खारेपन को दूर करने के लिए प्रतिलोम प्राशन का प्रयोग किया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं RO कहते हैं। तो ये इस प्रकार से, देखो फिर ये पॉइंट आपने पढ़ लिए। इस प्रकार से मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की जो भौतिक विधियाँ थी, 8 विधियाँ, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। ज़्यादा अगर सिद्धांत आपको यौगिक की या जो भी है वो दिया मिलेगा, इसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो ईजिली ये एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके माइंड में बात फिट बैठ जाएगी। इसी के साथ जो अपना ये टॉपिक था तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त।